हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के सिलेबस की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी 2 दिन पहले मैंने आधुनिक भारत का इतिहास लॉन्च किया था। हालांकि अभी इसमें कोई क्लास नहीं डाली है दोस्तों। अभी जो है दोस्तों, यहाँ इसके अंदर जो है सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण होता है और सिलेबस ही जो है विद्यार्थी नहीं देखता है दोस्तों। इसलिए आज जो है आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसका सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं किन किन टॉपिक्स जो है, कौन कौन से टॉपिक जो है वह यूजीसी नेट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो पूरा ही मॉडर्न इंडिया यूजीसी नेट के अंदर है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद तक का है। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है उसकी भी आज थोड़ी चर्चा करेंगे। किन किन टॉपिक्स पर प्रश्न ज्यादा बनते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आधुनिक भारत का इतिहास का सिलेबस देख लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों, जैसे जैसे टाइम मिलेगा, टाइम टू टाइम दोस्तों लेक्चर्स जो है वो अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं सिलेबस। देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इकाई 7, 8 और 9, इकाई 7, 8 और 9 जो है वह आधुनिक भारत के इतिहास को समर्पित है। टोटल हमारे सिलेबस में 10 यूनिट है। टोटल हमारे सिलेबस में कितनी इकाई है दोस्तों? 10 इकाई है, जिसके अंदर पहली, दूसरी, तीसरी प्राचीन भारत की इकाई है, चौथी, पांचवी, छठी मध्यकालीन भारत की इकाई है, और 7वीं, 8वीं, 9वीं आधुनिक भारत की इकाई है, और 10वीं जो है दोस्तों वह हिस्टोग्राफी, इतिहास, दर्शन और लेखन की इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके 10 यूनिट के अंदर हमारा सिलेबस बटा हुआ है। और एवरेज दोस्तों हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके हमारे पूरे जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज 10 10 10 मान के चलें तो प्राचीन से एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक से भी 30 आते हैं, मध्यकालीन से भी 30 आते हैं, और हिस्टोग्राफी से 7 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी 1-2 ऊपर, कभी 1-2 नीचे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए, इकाई 7 है और इकाई 7 में आधुनिक भारत के इतिहास की जो है शुरुआत हो रही है। शुरुआत के अंदर दोस्तों सबसे पहले स्रोत पूछे गए हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत है। स्रोतों में भी दोस्तों बहुत अलग अलग है, जैसे कि अभिलेखागारीय सामग्री है, जीवन चरित्र है, संस्मरण है, समाचार पत्र है, मौखिक साक्ष्य है, सृजनात्मक साहित्य है, चित्रकारी है, स्मारक है, सिक्के हैं। यानी कि ऐसे कौन कौन से स्रोत है जिनसे आधुनिक भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। दोस्तों आपको पता है कि ब्रिटिश काल के अंदर जो सिक्के जारी हुए थे, ठीक है, महारानी विक्टोरिया वाले भी सिक्के जारी हुए थे, है ना, उन सब की भी बात करने वाले हैं। यानी कि ऐसे स्रोत जो आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर प्रकाश डालते हो उनके बारे में पूछा गया है। ये लगभग सभी सिलेबस के स्टार्टिंग में ऐसा ही है। चाहे प्राचीन भारत देखोगे तो उसमें भी स्रोत पूछे गए हैं, मिडाइवल देखोगे उसमें भी शुरुआत स्रोतों से ही की गई है। वैसा ही आधुनिक भारत में अभिलेखागारीय सामग्री, आज भी दोस्तों संग्रहालयों के अंदर और अभिलेखागारों के अंदर बहुत सारे पुराने पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र ऐसे पड़े हैं जिनमें दोस्तों ब्रिटिश काल के जो ट्रीटी है, संधियां हैं, उनसे संबंधित जो है दोस्तों जानकारी हमें देखने को मिलती है। सारी इसके अंदर कवर होती है। फिर है ब्रिटिश सत्ता का उत्थान। हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश सत्ता अपने पांव जमा रही है, धीरे धीरे दोस्तों अपने पांव जमाते जमाते प्रसार कर रही है अपने साम्राज्य का। ठीक है दोस्तों, यहां तक कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आती है दोस्तों, तो उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो केवल और केवल व्यापार करना होता है। उसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर शासन करना, रूल करना नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह धीरे धीरे व्यापार के साथ में भूभाग पर भी अधिकार करना शुरू कर देती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीएससी के अंदर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो प्रमुख उद्देश्य केवल और केवल व्यापार था, न कि भूभाग था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे व्यापार और भूभाग दोनों बनता चला गया। फिर उसके बाद दोस्तों जो शोषण हुआ, जो लगभग 100 सालों तक का हमने शोषण देखा, 1757 में प्लासी युद्ध से लेकर 1857 क्रांति तक दोस्तों। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी ने। किस प्रकार भारत की जो अथाह संपत्ति है उसको दोस्तों जो है ब्रिटिशर्स उसका जो है प्रयोग कर रहे थे खुद के स्वार्थों के लिए। तो ब्रिटिश सत्ता का उत्थान 16वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में यूरोपीय व्यापारी, पुर्तगाली कंपनी आती है, डच आते हैं, ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी आती है, ब्रिटिशर्स आते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों ये आपस में ही क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं दोस्तों। और उसके बाद में किस प्रकार जो है जो अंग्रेज जो है फाइनली जो है सफल होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, और पुर्तगाली जो होते हैं वो भी सबसे पहले आते हैं, और दोस्तों सबसे लास्ट तक पुर्तगाली भी बने रहते हैं। ठीक है, गोवा और इन क्षेत्रों पर जो है इनका काफी लंबे समय तक अधिकार रहता है। तो दोस्तों ये इस टॉपिक के अंदर हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, डोमिनियन की स्थापना और विस्तार, वही है किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने अपना जो है क्षेत्र, अपने जो पांव मजबूत किए हिंदुस्तान के अंदर। भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध, आप सभी को पता है दोस्तों ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने सहायक संधियां की। ठीक है दोस्तों, सहायक संधियां की, सहायक संधियों के माध्यम से जो है दोस्तों रियासतों को जो है एक प्रकार से अपंग बनाने का प्रयास किया गया। उनकी विदेशी शक्तियां अपने हाथ में ले ली, ठीक है, सैनिक शक्तियां अपने हाथ में ले ली। ठीक है दोस्तों, सहायक संधियां। उसके बाद दोस्तों गोद निषेध प्रथा और ऐसी अलग अलग पॉलिसीज आई जो
ब्रिटिशर्स ने अपने हित के लिए इन राज्य रजवाड़ों के साथ में इस प्रकार की पॉलिसीज की थी। तो अवध के साथ, बंगाल के साथ, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक और पंजाब के साथ, है ना। और उसके बाद में आप सभी को पता है दोस्तों युद्ध भी होते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, ठीक है, आंग्ल कर्नाटक युद्ध होते हैं, ठीक है दोस्तों, कर्नाटक युद्ध होते हैं, मैसूर युद्ध होते हैं, ठीक है, ये सारे युद्ध भी होते हैं। चलिए 1857 का विद्रोह, कारण, प्रकृति और प्रभाव। 1857 का रिवोल्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों, सीधी सीधी बात है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए दोस्तों कंपनी और ताज, क्राउन का प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय ढांचे का क्रमिक विकास। आप सभी को पता है 1857 की क्रांति के बाद में जो है दोस्तों जो है ब्रिटिश ताज के अधीन आ जाता है सारा प्रशासन। तो ब्रिटिश क्राउन और या फिर हम कह सकते हैं कंपनी और ताज का प्रशासन किस प्रकार का था, है ना, ये सारी चीजें इसमें हम देखने को हमें मिलती है। उसके बाद देखिए दोस्तों कंपनी के शासनकाल में सर्वोच्च सत्ता, सिविल सर्विसेज, न्याय तंत्र, पुलिस और सेना ताज के अधीन, रजवाड़ों और रियासतों में सर्वोच्च सत्ता के प्रति ब्रिटिश नीति। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब किस किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सिविल सर्विसेज का, पुलिस तंत्र का, इन सब का गठन किया जा रहा है ब्रिटिश काल के दौरान, ठीक है। राजनीतिक संस्थाओं का जो है दोस्तों निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय स्वय सरकार और संवैधानिक परिवर्तन, 1919 और 1935 के अधिनियम यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए दोस्तों जहां स्टार लगा रहा हूँ वो टॉपिक मॉडर्न इंडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, हालांकि ये सब भी इंपॉर्टेंट है बट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1857 के रिवोल्ट से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इकाई, ये पीछे वाला हो चुका है बिल्कुल। उसके बाद देखिए दोस्तों इकाई 8 शुरू हो जाती है। इकाई 8 में क्या है, उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था, यानी कि ब्रिटिश सत्ता के तहत भारत की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों यहाँ पर बदलती हुई संरचना, व्यापार की मात्रा और दिशा, ठीक है, उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो है हिंदुस्तान रॉ मटेरियल का जो है प्रमुख कार्य करता था। ब्रिटिशर्स जो है कच्चा माल यहाँ से प्राप्त करते थे, फिर तैयार माल को उसी को जो है दुगने दामों में फिर हिंदुस्तान में लाया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो एक प्रकार से उपनिवेशीय काल में भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और अर्थव्यवस्था में क्या क्या सुधार कार्य होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रेल लाइनों का भी निर्माण करवाया, ठीक है, यहाँ पर औद्योगिक कारखाने भी बनाए, तो कहीं ना कहीं वो अपने लाभ के लिए बनाए थे, ठीक है। रेल लाइनों का निर्माण करवाया ताकि जो है सेना को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाया जा सके, माल को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाया जा सके, विद्रोह की स्थिति में सेना को भी जल्दी पहुंचाया जा सके, है ना। तो उपनिवेशीय काल में अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़े ये हम देखने वाले हैं। कृषि का विस्तार और वाणिज्यकरण, भू अधिकार, भू बंदोबस्त, दोस्तों भूमि बंदोबस्त देखेंगे जिसमें अलग अलग प्रकार के बंदोबस्त किए जाते हैं, स्थायी बंदोबस्त देखते हैं दोस्तों, रेयतवाड़ी बंदोबस्त देखते हैं, ये सारे बंदोबस्त हम इसके अंदर देखने वाले हैं। और ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था वाला, ये इंपॉर्टेंट है काफी टॉपिक, बिकॉज दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ग्रामीण ऋणग्रस्ता, भूमिहीन श्रम, सिंचाई और नहर व्यवस्था, ये सारी जो है हम देखने वाले हैं। इसके अलावा उद्योगों का हास, दोस्तों आप सभी को पता है ऐसा माना जाता है कि भाई साहब जिस प्रकार से यहाँ से माल ले जाके दोस्तों ब्रिटिशर्स अपने वहां ले जा रहे थे, तो वहां इंग्लैंड में तो क्या ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू हो गया और हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों विऔद्योगिकरण का काल शुरू हो चुका था, है ना। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से दोस्तों पूरा का पूरा सौंप कर वहां निचोड़ दिया जाता था इंग्लैंड के अंदर, है ना। इस प्रकार से हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था उद्योगों का हास हुआ। अब आप खुद सोचिए दोस्तों मशीनों का यूज किया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों का क्या हो रहा है दोस्तों, नाश हो रहा है। लोग मजदूर हो गए, लोग दोस्तों बेरोजगार हो गए, है ना। अब उद्योगों का हास हो रहा है, यानी कि जो लघु और कुटीर उद्योग, है ना दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए रेल लाइनों का निर्माण हो गया, ठीक है, तो परिवहन के अंदर दोस्तों रेल क्रांति, काफी ज्यादा क्रांति देखने को मिलती है, बहुत शीघ्रता से जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। अब कोई व्यक्ति जो है माल ढोने वाला है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वो बेरोजगार हो गया। मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, तो मशीनों के प्रयोग से जहां 10 आदमी एक काम को करते थे वहां अकेला एक आदमी उस मशीन से कर लेता है। तो दोस्तों मशीनों के प्रयोग से भी दोस्तों मजदूरों का क्या हुआ, मजदूरों का या फिर हम कह सकते हैं लोग धीरे धीरे बेरोजगार होते चले गए। छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण से लघु और कुटीर उद्योगों का क्या हो गया दोस्तों, नाश हो गया। तो कहने का मतलब है उद्योगों का धीरे धीरे हास होने लगा, है ना। तो दोस्तों गांव ग्रामीण जो लोग हैं, शिल्पकारों की बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियां, शिल्पकार हैं, ठीक है, इन लोगों की जो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। विशहरीकरण है, आर्थिक अपवहन है, विश्व आर्थिक अपवहन यानी कि धन का दोस्तों अपवहन, ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है, धन बहिर्गमन का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी याद करो। विश्व युद्ध और अर्थव्यवस्था, विश्व युद्ध के दौर में फिर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। टॉपिक लगभग सारे ही कवर होने वाले हैं। उसके बाद में ब्रिटिश औद्योगिक नीतियां, मुख्य आधुनिक उद्योग, कारखाना कानून व स्वरूप, श्रम और मजदूर संघ आंदोलन, ठीक है, ब्रिटिश काल के अंदर कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां आती है और ब्रिटिशर्स जो है वह श्रमिकों के लिए किस किस प्रकार के नियम और कानून जो है लागू करते हैं। आप सभी को पता है कार्यों के घंटों में जो है दोस्तों कितने घंटे कार्य करना है, ठीक है, महिलाओं मजदूर, पुरुष मजदूर, ठीक है, बच्चे मजदूर, इन सबके लिए जो है अलग अलग नियमों का यहाँ पर पालन किया जाता था। सबकी बात करने वाले हैं। मौद्रिक नीति है, बैंकिंग है, मुद्रा और विनिमय, रेलवे पर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, रेलवे पर से बहुत ज्यादा
गारंटी पद्धति को लेकर दोस्तों। रेलवे पर से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, आपने देखा होगा पुराने पेपर्स के अंदर, ठीक है। सड़क परिवहन है, संचार, डाक, यहाँ पर रेलवे पर से बहुत प्रश्न बनते हैं। नूतन शहरी केंद्रों का विकास है, नगर आयोजन और स्थापत्य की नूतन विशेषताएं हैं, शहरी समाज एवं शहरी समस्याएं हैं, ठीक है। ये सारा हम यूनिट 8 के अंदर देख रहे हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अकाल महामारी और सरकारी नीतियां, है ना। आपको पता है भारत में फिर अकाल पड़ते हैं, ठीक है, और अकाल आयोगों का गठन होता है, उन सब की यहाँ बात करने वाले हैं। फिर दोस्तों जनजाति और किसान आंदोलन होते हैं, अकाल जैसी स्थिति में, ऋणग्रस्तता जैसी स्थिति के अंदर, ठीक है, किसानों का शोषण होता है तो किसान भी अपने हितों के लिए लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, ठीक है। फिर है संक्रमण में भारतीय समाज, यानी कि ईसाई धर्म से संपर्क है, ईसाई मिशनरियां भारत में आती है दोस्तों, ठीक है। 1813 के एक्ट के तहत दोस्तों ईसाई मिशनरियों को भारत में जो है प्रचार प्रसार का जो है मौका दे दिया जाता है। तो ईसाई मिशनरी भारत में आती है, जबरन जो है दोस्तों धर्म परिवर्तन करती है, ठीक है। ईसाई मिशन और मिशनरीज भारत की सामाजिक एवं आर्थिक प्रथाओं और धार्मिक धारणाओं की समालोचना, है ना। धार्मिक रूप से दोस्तों अगर आप परेशान करोगे तो फिर जो है लोग भड़केंगे ही भड़केंगे, है ना। आप अंग्रेज देखिए, आप खुद देखिए, अंग्रेजों ने इतना शोषण किया, जब तक शोषण किया लोग झेलते रहे, लेकिन दोस्तों आखिरकार क्रांति कब हुई, जब धार्मिक रूप से शोषण किया। आप देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति के पीछे वैसे बहुत सारे कारण थे, एक कारण नहीं था, है ना। सैनिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, ठीक है, आर्थिक कारण थे, बहुत सारे कारण थे, लेकिन इन सबको भारतीय झेलते रहे, लंबे समय तक झेलते रहे, है ना। पता नहीं क्यों वो झेलते रहे उस चीज को, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। लेकिन दोस्तों धार्मिक रूप से अगर किसी को प्रताड़ित करोगे, धार्मिक रूप से छेड़ोगे दोस्तों, फिर प्रतिक्रिया निश्चित होगी, देखना निश्चित होगी। और दोस्तों वही काम हुआ 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण दोस्तों चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाना, ठीक है। गाय और सुअर युक्त की जो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया, उससे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया दोस्तों। फिर क्रांति का जो बिगुल बजना शुरू होना ही था, ठीक है। तो धार्मिक धारणाओं का समालोचन, शैक्षणिक तथा अन्य गतिविधियां, नई शिक्षा नीति दोस्तों, नई शिक्षा नीतियां आई, ठीक है। सरकारी नीति है, स्तर, विषय वस्तु है, अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी भाषा को लेकर दोस्तों बहुत सारा जो है कुछ लोग समर्थन में आए, कुछ लोग विरोध में आए, ठीक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, लोक स्वास्थ्य एवं औषधि आधुनिकता की ओर, है ना। यानी देखिए दोस्तों औषधि संबंधित भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है दोस्तों, इनके साथ में बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स किस किस औषधि का प्रयोग करते हैं आप सभी को पता है। फर्रुखशियर के एक फोड़ा हो चुका था, है ना, तो दोस्तों उसका भी इलाज एक डॉक्टर करता है ना दोस्तों। हैमिल्टन नामक जो डॉक्टर होता है वो फर्रुखशियर के जो फोड़े का क्या करता है, इलाज करता है ना। तो दोस्तों इस प्रकार की औषधियों पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में भारतीय पुनर्जागरण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते दोस्तों। भारतीय पुनर्जागरण पर क्वेश्चन बनेंगे, स्त्रियों से संबंधित प्रश्न। ये स्त्रियों वाला आप याद रख लेना दोस्तों। महिलाओं का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, महिला संगठन, ठीक है, महिलाओं का योगदान, ठीक है। तो दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों में योगदान, तो ये महिलाओं वाले प्रश्न बनते ही बनते हैं। प्लस भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों, पुनर्जागरण के अंदर स्वामी विवेकानंद को देखेंगे, राजा राम मोहन राय को देखेंगे, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखेंगे। इन सबको हम देखेंगे जिन्होंने भारत के अंदर दोस्तों जागरण का कार्य किया, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण है ये, ठीक है। स्त्रियों से संबंधित प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रवादी चर्चा, स्त्रियों के संगठन, स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानून, लिंग पहचान एवं संवैधानिक स्थिति, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंटिंग प्रेस है, पत्रकारिता संबंधी गतिविधियां दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इतना नहीं है। आगे देखिए भारतीय भाषाओं और साहित्यिक विद्याओं का आधुनिकीकरण, चित्रकारी, संगीत, प्रदर्शन, यहाँ पर से क्वेश्चन आजकल काफी बनते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और कौन कौन से हैं। चलिए इकाई 10 आ जाती है, सॉरी इकाई 9 आ जाती है, 7 होगी, 8 होगी। अब 9वीं इकाई में देखो दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, इसमें दोस्तों राष्ट्रवादी आंदोलन आ जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनने स्वाभाविक सी बात है। अच्छे खासे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 1885 से 1920 तक की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। स्वदेशी और स्वराज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गांधी जी के आगमन के बाद में राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार जो है गति पकड़ता है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। गांधी जन आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और ये INA, राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्ग की भूमिका, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में स्थितियों की भागीदारी, स्त्रियों की भागीदारी, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस तो डिस्कस कर ही रहा हूँ साथ में। चलिए और आगे देखिए, फिर है वामपंथी राजनीति, दलित वर्ग आंदोलन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की उत्पत्ति, स्वतंत्रता विभाजन की ओर, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात पर भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल। विभाजन की चुनौतियां क्या क्या थी, भारतीय रजवाड़ों की रियासतों का एकीकरण, कश्मीर है, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, इन रियासतों को एकीकरण करने में दोस्तों किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कौन कौन से ऑपरेशन चलाने पड़े, आपको पता है दोस्तों, ठीक है। तो इन सब से भी प्रश्न बनते हैं और ये भी मॉडर्न इंडिया के यूनिट 9 के अंदर सम्मिलित किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, लास्ट है हमारा BR अम्बेडकर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तकें पूछी जाती है, ठीक है। BR अम्बेडकर की बुक्स पूछी जाती है। अधिकारी वर्ग का ढांचा, नई शिक्षा नीति है, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। आर्थिक नीतियां और नियोजन प्रक्रिया, विकास, विस्थापन और जनजातीय मुद्दे हैं। राज्यों का भाषाई पुनर्गठन है, केंद्र राज्य संबंध है, ठीक है। विदेश नीति, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पंचशील सिद्धांत, यहाँ पर भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता, आपातकाल
उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण एवं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक भी अपने आप में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इतने सारे जो टॉपिक हैं ये सारे जो है हमारे मॉडर्न इंडिया के सिलेबस में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सिलेबस कोई छोटा नहीं है, सिलेबस कोई छोटा नहीं है, सिलेबस अपने आप में बड़ा है और इसको अगर ढंग से पूरा करवाया जाए दोस्तों 3 से 4 महीने आराम से लग जाएंगे। बिकॉज दोस्तों पीपीटी बनवा के फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीजों को इंक्लूड करना है ना, इसमें दोस्तों काफी टाइम लगता है। और दोस्तों देखिए, मुझे तो वक्त लगेगा, शॉर्टकट का तरीका अपने कभी भी नहीं अपनाएंगे। ठीक है, अभी अपना एंशिएंट इंडिया चल रहा है, ठीक है, उसमें भी लगभग 40 से 42 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, लगभग बौद्ध धर्म तक का मामला मैंने करवा दिया दोस्तों। तो वो भी थोड़ा आराम से ही चल रहा है ना, बीच में थोड़े मेरे भी काम हो चुके थे, लेकिन दोस्तों वो भी चल रहा है, तो वो भी आराम से चल रहा है, तो वो भी बेस्ट ही है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें हर लेक्चर दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ बेस्ट डालने की। वैसे ही आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे दोस्तों, तो इसको भी दोस्तों एकदम बेस्ट लेवल का ही पढ़ाएंगे, ताकि आप चाहे नेट जेआरएफ का तो क्वालिफाई करोगे ही करोगे, इसके अलावा चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप टीचिंग का एग्जाम दो, पीजीटी का एग्जाम दो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दो दोस्तों, कहीं पर भी प्रश्न जो है दोस्तों बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों 80% मामला, सिलेक्शन जितना मामला आपको इसी में से ही मिलेगा। ठीक है, ये कोर्स अपना जल्द शुरू होने वाला है, आज सिलेबस जो है अपना डिस्कस हो चुका है। सिलेबस के अंदर दोस्तों आप सभी को पता है मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर है। इसके अलावा भारत के विभाजन के बाद की भी दोस्तों स्थिति के बारे में क्वेश्चन बने हुए हैं, विदेश नीति पर भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सारी चीजें पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे दोस्तों। जल्दी का काम होता है शैतान का, ज्यादा जल्दी नहीं करनी है। और मैंने पहले ही बोल दिया है, जून 2024 के लिए ये प्रिपेयर होगा। ठीक है, दिसंबर वाले इसमें मत सोचना है भाई दिसंबर में पूरा करवा दूंगा, नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जून 2024 वालों के लिए ये उससे पहले मिलेगा, प्लस इसकी वैलिडिटी फिर बाद में मैं बढ़ा दूंगा आगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, तो सिलेबस यही था अपना इंपॉर्टेंट, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम पे पीडीएफ ले लेना, बाकी एप्लीकेशन पर तो है ही अपनी पीडीएफ इसकी, है ना। और मिलते हैं फिर दोस्तों नए अभी टॉपिक शुरुआत करते हैं, आधुनिक भारत के स्रोत की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।